हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेम थ्योरी और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। गेम थ्योरी इज अ मैथमेटिकल थ्योरी विच डील्स विद जनरल फीचर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस। गेम थ्योरी हमारे पास एक मैथमेटिकल थ्योरी है जिसकी हेल्प से हम कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस के अंदर मैथमेटिकल तरीके से अपना बेस्ट स्ट्रेटजी को डिटरमाइन करते हैं। In many practical problems, it is required to take decisions in situations where there are two or more opposite parties. हमारे पास काफ़ी situations ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारे पास दो से ज़्यादा अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग पार्टीज़ हो सकती हैं, अलग अलग हमारे पास साइड्स हो सकते हैं, ओपोनेंट्स हो सकते हैं जो आपस में compete कर रहे हैं, जो जीतना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में किसी एक के एक्शंस का आउटकम किसी दूसरे के एक्शंस पर भी पड़ता है। ऐसे सिचुएशन को हम कॉम्पिटिटिव सिचुएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लूडो का गेम है, उसके अंदर हमारे पास 4 ओपोनेंट्स हैं। किसी एक प्लेयर के मूव्स का असर किसी दूसरे प्लेयर के मूव्स पर भी पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल, लूडो हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन हो गया। दूसरे एग्जांपल्स हैं मिलिट्री बैटल्स, इलेक्शंस, पॉलिटिकल कैंपेन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग। कोई एक कंपनी अगर कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो दूसरी कंपनी भी वैसा उसके साथ कंपटीशन में वैसा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहेगी। ये भी एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन हो गई। मिलिट्री बैटल्स में फॉर एग्जांपल, जब एक कंट्री कोई न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करती है तो दूसरी कंट्रीज़ भी compete करती हैं, तो वो भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन हो गई। तो गेम थ्योरी इज कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग सिंपल कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस ओनली, इट कैन नॉट हैंडल ऑल कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस। हमारे पास गेम थ्योरी सिंपल कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए, उनके लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटजी डिटरमाइन करने के लिए यूज़ आता है। इट कैन नॉट हैंडल ऑल कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस। गेम थ्योरी से हम सभी कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस को सॉल्व नहीं कर सकते। कॉम्पिटिटिव गेम किसे कहते हैं? A competitive situation is called a competitive game if it satisfies the following properties. अगर कोई भी हमारे पास competitive situation है तो उसे हम competitive game तब कहेंगे जब following conditions हमारे पास satisfying हो। Finite number of players and n person game, यानी कि अगर हमारे पास जो players हैं वो उनका नंबर फाइनाइट होना चाहिए और जितने पर्सन होंगे हम n पर्सन गेम कहेंगे। फॉर एग्जांपल 2 पर्सन होंगे तो हम 2 पर्सन गेम कहेंगे। फॉर एग्जांपल लूडो हमारे पास 4 पर्सन गेम हो गया। कैरम के अंदर हमारे पास 2 पर्सन गेम भी हो सकता है, 4 पर्सन गेम भी हो सकता है। फाइनाइट नंबर ऑफ एक्शन मूव्स, ईच प्लेयर हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स नीड नॉट बी सेम। हमारे पास हर प्लेयर के पास फाइनाइट नंबर ऑफ एक्शंस होने चाहिए, पॉसिबल एक्शंस। फॉर एग्जांपल, जब आप लूडो खेलते हैं तो हमारे पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं। हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबल एक्शंस नहीं होते, हमारे पास फाइनाइट मूव्स अवेलेबल होते हैं किसी भी पॉइंट पर। अ प्ले इज सेट टू बी प्लेड व्हेन ईच प्लेयर चूजेज अ सिंगल कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम लिस्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस अवेलेबल। जब भी हम कोई एक पर्टिकुलर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करते हैं, एक मूव हमारा सेलेक्ट करते हैं, और जब सामने वाला प्लेयर भी एक मूव सेलेक्ट कर लेता है तब हम उसे कहते हैं अ प्ले इज सेट टू बी प्लेड, अ गेम इज सेट टू बी प्लेड, कि एक प्ले हुआ है। फॉर एग्जांपल, चेस में 2 ओपोनेंट्स हैं। पहले ओपोनेंट ए ने एक मूव चलाया एंड ओपोनेंट बी ने भी एक मूव चलाया, तब हम कहेंगे अ गेम इज सेट टू बी प्लेड, अ प्ले इज सेट टू बी प्लेड। एवरी प्ले डिटरमाइंस एन आउटकम, जो भी एक प्ले होता है। फॉर एग्जांपल, लूडो के अंदर सभी प्लेयर्स ने एक बार डाइस को रोल किया तो वो एक प्ले हुआ। तो एवरी प्ले डिटरमाइंस एन आउटकम, हर प्ले का एक आउटकम होता है। विच में बी मनी, यहाँ पर मनी की बात ऑफन इसलिए आपको मिलेगी बिकॉज गेम थ्योरी का जो इनिशियल डेवलपमेंट है वो कसिनो के अंदर हुआ था। बैटिंग वगैरह के एनालाइज करने के लिए कि बैट्स लगाने में किस तरीके से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो वहाँ पर इसका डेवलपमेंट हुआ था। इसलिए ऑफन हम इसे मनी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। और इसीलिए हम पे ऑफ मैट्रिक्स के अंदर कई बार प्लस या माइनस गेन लेके चलते हैं। विच डिटरमाइंस सेट ऑफ पेमेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव टू ईच प्लेयर। अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियस प्रॉफिट दिख रहा है हमें, एंड नेगेटिव है तो वो लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस के बारे में। फाइनाइट गेम, अ फाइनाइट नंबर ऑफ मूव्स एंड ईच हैज़ फाइनाइट अल्टरनेटिव, अदरवाइज इनफाइनाइट गेम। किसी गेम के अंदर गेम जो ऊपर की 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, जिसका भी हमने डिस्कशन किया। अगर हमारे पास एक गेम में फाइनाइट नंबर ऑफ मूव्स हैं और हर मूव का एक फाइनाइट अल्टरनेटिव है तो उसे हम फाइनाइट गेम कहेंगे, अदरवाइज वो इनफाइनाइट गेम कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लूडो की बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन, तो लूडो के अंदर हमारे पास कई सारी मूव्स हो सकती हैं बट फाइनाइट ही रहेंगी। एक पॉइंट के बाद हमारे पास गेम एंड होगा। एंड ऑल्सो लूडो के अंदर हर मूव का एक फाइनाइट अल्टरनेटिव ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास चारों प्लेयर्स ओपन हैं तो आपके पास 4 ही ऑप्शन हैं चलाने के, तो इसलिए हम इसे फाइनाइट गेम कहेंगे, अदरवाइज इनफाइनाइट गेम। पे ऑफ, न्यूमेरिकल मेजर ऑफ गेन टू प्लेयर ऑन कंप्लीशन ऑफ गेम। जब भी कोई एक प्ले खेला जाएगा और जब गेम कंप्लीट होगा तो किसी एक प्लेयर को गेन होगा या किसी को लॉस हो सकता है। यहाँ पे हम लॉस को भी गेम के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। अगर माइनस में बात करें तो उसका जो न्यूमेरिकल मेजर है, जो हम उसे न्यूमेरिकल क्वांटिटी नंबर्स के अंदर जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसे पे ऑफ कहते हैं। ज़ीरो सम गेम, a game is said to be zero sum game if the sum of payments to all competitors after a play of game is restricted to zero। अगर एक प्ले होने के बाद सभी कॉम्पिटिटर्स का जो गेन है उसका टोटल सम अगर ज़ीरो रह रहा है तब हम उसे ज़ीरो सम गेम कहते हैं। इसका मतलब है ith प्लेयर गेन्स वी आई इन गेम ऑफ n प्लेयर सच दैट समेशन i इक्वल टू 1 to n vi इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसका एक पर्टिकुलर केस कंसिडर करेंगे जिसके ऊपर ही हम आगे बात करेंगे। n इक्वल्स टू 2, जब हमारे पास n इक्वल्स टू 2 होगा तो 2 प्लेयर्स ही होंगे और दोनों प्लेयर्स को अगर गेन हम v1 और v2 माने तो हमें मिलेगा v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स v2 इज इक्वल्स टू माइनस v1, यानी सेकंड प्लेयर को जो गेन हो रहा है वो फर्स्ट प्लेयर का नेगेटिव का गेन हो रहा है। इसे ही हम कहते हैं 2 पर्सन जीरो सम गेम, अ गेम विथ ओनली 2 प्लेयर्स इन विच गेन ऑफ 1 प्लेयर आर लॉसेज ऑफ अनदर प्लेयर। यानी कि जो भी एक पर्सन को गेन हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को 10 का गेन हो रहा है तो जब उस पर्सन को 10 का गेन हो रहा है तो सामने वाले को -10 का गेन हो रहा है, यानी 10 का लॉस हो रहा है। So a game with only 2 players in which gain of 1 player or losses of another player is called a 2-person zero-sum game। इसे हम rectangular game भी कहते हैं because they are usually represented by a payoff matrix in rectangular form, क्योंकि हम इन्हें rectangular matrix के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। पे ऑफ और गेन मैट्रिक्स, पे ऑफ मैट्रिक्स को गेन मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो इन अ 2 पर्सन जीरो सम गेम रिजल्टिंग गेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ गेन मैट्रिक्स, पे ऑफ मैट्रिक्स। इट इज़ अ टेबल विच शोज हाउ पेमेंट शुड बी मेड एट एंड ऑफ प्ले और गेम। ये टेबल है जो हमें न्यूमेरिकल मेजर बताता है कि एट द एंड ऑफ प्ले, एट द एंड ऑफ अ गेम कितना गेन किस प्लेयर को मिलना चाहिए। गेम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय पेयर ऑफ मैट्रिसेस। 2 पर्सन जीरो सम गेम को हम पेयर ऑफ मैट्रिसेस यानी 2 मैट्रिसेस की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज एक मैट्रिक्स बनेगी प्लेयर ए की और दूसरी मैट्रिक्स बनेगी प्लेयर बी की। अब आइए देखते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स के कुछ फीचर्स के बारे में। रो डेजिग्नेशन फॉर ईच मैट्रिक्स आर कोर्स ऑफ एक्शन एम अवेलेबल टू ए, यानी कि हम जानते हैं हम फाइनाइट गेम की बात कर रहे हैं बिकॉज जब हमने गेम कहा तो वो कॉम्पिटिटिव सिचुएशन फाइनाइट हो गई। फाइनाइट कॉम्पिटिटिव सिचुएशन को ही हम गेम कहते हैं, हमने अभी देखा। तो रो डेजिग्नेशन फॉर ईच मैट्रिक्स आर कोर्स ऑफ एक्शन एम अवेलेबल टू ए, यानी कि अगर ए के पास एम कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है, एम के पास एम चॉइसेस हैं फॉर तो उसे हम रो डेजिग्नेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन बता रहा है, सेकंड रो प्लेयर ए के लिए सेकंड चॉइस बता रहा है एंड थर्ड रो थर्ड चॉइस बता रहा है। कॉलम डेजिग्नेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन एन अवेलेबल टू बी, और जो कॉलम डेजिग्नेशन है वो हमें यह बताता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि
बी के पास कौन से कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल हैं। अगेन वो भी फाइनाइट होगा, इसे हमने रिप्रेजेंट किया एन से। सेल एंट्रीज आर पेमेंट्स टू ए फॉर वन मैट्रिक्स एंड टू बी फॉर अदर। जो सेल एंट्रीज होंगी मैट्रिक्स के अंदर वो ए के लिए जो सेल एंट्रीज होंगी हमारे पास वो पेमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। जो ए की पे ऑफ मैट्रिक्स है उसके अंदर वो ए को हो रहे पे ऑफ्स को रिप्रेजेंट करेगा, एंड जो बी की पे ऑफ मैट्रिक्स है उसके अंदर जो सेल एंट्रीज हैं वो बी के पे ऑफ को रिप्रेजेंट करेगी। इन अ जीरो सम टू पर्सन गेम सेल एंट्री इन बीज पे ऑफ मैट्रिक्स आर नेगेटिव ऑफ सेल एंट्री इन बी एज मैट्रिक्स, बिकॉज हम जानते हैं टू पर्सन जीरो सम गेम में, क्योंकि ये जीरो सम गेम है तो यहाँ पर दोनों के पे ऑफ्स का सम जीरो होगा, यानी कि जो ए की मैट्रिक्स है उसी में जब हम सारे साइन इन्वर्स कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, ऑपोजिट साइन कर देंगे तो हमें बी की पे ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो हमारे पास ये पे ऑफ मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बनती है। यहाँ पर हम रोज़ के अंदर ए की सारी स्ट्रेटजीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे कोर्स ऑफ एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं 1 to m, एंड कॉलम्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं बी के सारे कोर्स ऑफ एक्शन, बी के लिए अवेलेबल मूव्स 1 to n। आइए देखते हैं कुछ और टर्म्स के बारे में। स्ट्रेटजी। अब एक स्ट्रेटजी क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम वॉर में होते हैं या बैटल्स में, स्ट्रेटजी हमारे एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक सिंपल सिचुएशन कंसिडर करें कि आपको बाहर जाना है, एंड आपको बाहर जाना है तो इसके अंदर हमारे पास दो चॉइस हो सकती है, हम एक छाता, एक अम्ब्रेला लेकर बाहर जाएं या बिना एक छाते के बाहर जाएं। तो ये डिपेंड करेगा कि बाहर का मौसम कैसा है। अगर बाहर मौसम बारिश का है या फिर बारिश के होने के चांसेस हैं तो हम छाता लेकर जाना प्रीफर करेंगे। तो सिमिलरली स्ट्रेटजीज होती हैं। स्ट्रेटजी ऑफ अ प्लेयर इज प्री डिटरमाइंड रूल बाय विच अ प्लेयर डिसाइड्स हिज कोर्स ऑफ एक्शन मूव फ्रॉम हिज ओन लिस्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन ड्यूरिंग गेम। हमारे पास कई सारे रूल्स, हमारे पास कई सारे, अभी हमने देखा हमारे पास एक ही प्लेयर के पास कई सारे कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं। अभी हमने देखा कि हमारे पास एक ही प्लेयर के पास कई सारे कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं। तो उन सारे कोर्स ऑफ एक्शन में से किसी एक प्लेयर को अपना कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ करना चाहिए, कौन सा मूव चूज़ करना चाहिए सारे लिस्ट में से, ये डिटरमाइन करने के लिए जिस भी रूल का हम यूज़ करते हैं उसे हम स्ट्रेटजी कहते हैं। स्ट्रेटजीज दो टाइप की हो सकती हैं, प्योर स्ट्रेटजी, मिक्स्ड स्ट्रेटजी। प्योर स्ट्रेटजी, इट इज़ अ डिसीजन इन एडवांस ऑफ ऑल प्लेस always to choose a particular course of action. It may be identified by number representing course of action chosen. प्योर स्ट्रेटजी का मतलब है ये एक एडवांस में डिसीजन है कि हम यही कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ करेंगे चाहे कुछ भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बी चूज़ करता है सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन तो हम प्योर स्ट्रेटजी को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी नंबर है कॉलम का उसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे कि बी ने 2 प्योर स्ट्रेटजी यूज़ की है, सेकंड स्ट्रेटजी यूज़ की है, और उसने चूज़ किया है कि वो सेकंड स्ट्रेटजी ही यूज़ करेगा, सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन ही यूज़ करेगा। इसीलिए हमने कहा इट मे बी आइडेंटिफाइड बाय नंबर रिप्रेजेंटिंग कोर्स ऑफ एक्शन चूजन। मिक्स्ड स्ट्रेटजी, मिक्स्ड स्ट्रेटजी, इट इज़ अ डिसीजन इन एडवांस ऑफ ऑल प्लेस to choose a course of action for each play in accordance with some particular probability distribution. जब हम मिक्स्ड स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं तो हम नाम से समझ सकते हैं ये मिक्स्ड है, यानी कि यहाँ पर हम प्योरली किसी एक डिसीजन को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। हमारे पास सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास सिर्फ चांसेस हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम शायद ये फर्स्ट स्ट्रेटजी यूज़ करें, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है, अगर सिचुएशन कुछ और होती है तो हम शायद फिफ्थ स्ट्रेटजी यूज़ करें या थर्ड स्ट्रेटजी यूज़ करें। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर हम एक्स माने प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग कोर्स आई, यानी फर्स्ट स्ट्रेटजी के लिए x1, सेकेंड स्ट्रेटजी के लिए x2, mth स्ट्रेटजी के लिए xm, तो हम x को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मिक्स्ड स्ट्रेटजी है उसे रिप्रेजेंट करते हैं x इज इक्वल्स टू x1, x2 till xm,
सारे प्रोबेबिलिटीज़ को लिस्ट करते हैं, वेयर समेशन i इक्वल्स टू 1 to m xi इज इक्वल्स टू 1, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास हमेशा 1 होता है। पर्टिकुलर केस, इफ xi is equals to 1 and xr is equals to 0, I is not equals to r, mixed strategy indicates r pure strategy। अब आप देख सकते हैं अगर हमारे पास जितने भी xi हैं, x1 x2 xi xm, उनमें से अगर हम माने कि एक पर्टिकुलर xi की वैल्यू 1 है और बाकी सब 0 हैं, बिकॉज सम 1 होना चाहिए हमारे पास, तो अगर एक xi हमारे पास 1 है और बाकी सब 0 हैं, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, जब प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो हम कहते हैं 100% प्रोबेबिलिटी कि हम वही डिसीजन ले रहे हैं। तो यानी कि जब xi 1 है तब हम एक ही डिसीजन ले रहे हैं, यानी कि वो प्योर स्ट्रेटजी का रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि प्योर स्ट्रेटजी इज अ स्पेशल केस ऑफ मिक्स्ड स्ट्रेटजी। तो आइए अब देखते हैं सैडल पॉइंट्स क्या होते हैं। पोजीशन इन मैट्रिक्स वेयर मैक्सिमा ऑफ रो मिनिमा कोइंसाइड्स विद मिनिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमा इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। यानी कि जब हमारे पास पे ऑफ मैट्रिक्स मिलती है, जो भी हमारे पास पे ऑफ मैट्रिक्स होती है किसी गेम की, तो हम उसमें से रो में से सारे मिनिमम गेन्स को सेपरेट करते हैं और उन सब मिनिमम गेन्स में से हम मैक्सिमम गेन को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम कॉलम्स में से सारे मैक्सिमम गेन्स को सेलेक्ट करते हैं, उनमें से मिनिमम को सेलेक्ट करते हैं, एंड फिर जहाँ पर हमें सेम वैल्यू मिलती है उसे हम सैडल पॉइंट कहते हैं। डोंट वरी गाइस, अगर आपको भी ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इसे हम अगले वीडियो में एक एग्जांपल की हेल्प से भी समझेंगे, कैसे हम सैडल पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं, सैडल पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है और कैसे उसकी हेल्प से हम किसी गेम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वैल्यू ऑफ गेम। जो भी हमारे पास सेल एंट्री होती है सैडल पॉइंट की पोजीशन पे, जो भी पे ऑफ होता है उसे हम वैल्यू ऑफ गेम कहते हैं। गेम विथ सैडल पॉइंट, अ गेम फॉर विच मैक्सिमम फॉर ए, अभी हमने कहा रो के मिनिमम्स उन सब में से मैक्सिमम, तो मैक्सिमम फॉर ए इज इक्वल्स टू मिनीमैक्स फॉर बी, यानी मिनिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमम। तो जहाँ पर मैक्सिमम फॉर ए इज इक्वल्स टू मिनीमैक्स फॉर बी, उसे हम गेम विथ सैडल पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पर हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई मिलती है। इन दिस टाइप ऑफ गेम प्लेयर्स यूज प्योर स्ट्रेटजीज, इस टाइप की गेम में प्लेयर्स प्योर स्ट्रेटजीज ही यूज़ करते हैं। दे चूज सेम कोर्स ऑफ एक्शन थ्रू आउट द गेम, एक ही कोर्स सेलेक्ट करते हैं थ्रू आउट द गेम। सॉल्यूशन ऑफ अ गेम, सॉल्विंग अ गेम मीन्स फाइंडिंग बेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर बोथ प्लेयर्स एंड द वैल्यू ऑफ गेम। किसी गेम को सॉल्व करने का मतलब होता है हम बेस्ट स्ट्रेटजी फाइंड कर रहे हैं प्लेयर्स के लिए, और उन बेस्ट स्ट्रेटजी से हमें जो आउटकम मिल रहा है, जो वैल्यू मिल रही है गेम की, उसे फाइंड कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ गेम इज मैक्सिमम गारंटीड गेन टू प्लेयर ए, मैक्सिमाइजिंग प्लेयर। अभी हमने देखा कि पे ऑफ मैट्रिक्स दोनों ही प्लेयर्स के लिए बन सकती है, तो जिस भी प्लेयर के लिए हम पे ऑफ मैट्रिक्स बना रहे हैं उसे हम मैक्सिमाइजिंग प्लेयर बोल रहे हैं, यानी कि हम उस पर्टिकुलर प्लेयर के लिए गेन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ गेम इज मैक्सिमम गारंटीड गेन, कि मैक्सिमम इतना गेन गारंटी होगा ही होगा प्लेयर ए को उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से। अगर सामने वाला प्लेयर भी ऑप्टिमम स्ट्रेटजी, बेस्ट स्ट्रेटजी यूज करे तो भी, इफ बोथ प्लेयर्स यूज देयर बेस्ट स्ट्रेटजीज, इट इज डिनोटेड बाय वी एंड इज यूनिक। वैल्यू ऑफ गेम वी होती है एंड इट इज यूनिक। फेयर गेम, अ गेम इन विच वी इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड अ फेयर गेम, यानी कि एक ऐसा गेम जिसके अंदर जब दोनों ही प्लेयर्स अपनी प्योर स्ट्रेटजीज को यूज़ करें, अपनी ऑप्टिमम स्ट्रेटजीज को यूज़ करें, तो दोनों को ही 0 का गेन होना चाहिए, यानी कि नो गेन नो लॉस, उसे हम फेयर गेम बोलते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमैक्स क्राइटेरियन ऑफ ऑप्टिमैलिटी, आइए अब हम बात करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमैक्स क्राइटेरिया के बारे में। इफ अ प्लेयर लिस्ट his worst possible outcomes of all his potential strategies, then he will choose that strategy to be most suitable for him, which corresponds to best of these worst outcomes. तो मैक्सिमम और मिनिमैक्स क्राइटेरिया हमारा कहता है कि अगर एक प्लेयर अपने सभी वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स को लिस्ट करे, यानी कि
अगर अलग अलग आउटकम्स जो हैं हर स्ट्रेटजी के, अगर उनमें से वर्स्ट पॉसिबल आउटकम को लिस्ट करे, अगर उस सब में से वर्स्ट पॉसिबल आउटकम को आइडेंटिफाई करे, तो वो उसी स्ट्रेटजी को चूज़ करेगा, उसी स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करेगा जिसके अंदर से सभी वर्स्ट आउटकम्स में से बेस्ट आउटकम हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 3 स्ट्रेटजीज़ हैं, पहली स्ट्रेटजी में आपको -10 का लॉस है, सेकंड स्ट्रेटजी में आपको -5 का, और थर्ड स्ट्रेटजी में आपको -15 का। तो इनमें से जो ये सभी वर्स्ट आउटकम्स हैं, इनमें से जो बेस्ट है आपके पास वो है -5, क्योंकि -5 लॉस सबसे कम है। यही मैक्सिमम एंड मिनिमैक्स क्राइटेरिया है। तो गाइस, दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम एक पे ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से सैडल पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं, और कैसे हम मैक्सिमम और मिनिमैक्स क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमैलिटी एक पे ऑफ मैट्रिक्स में अप्लाई करते हैं सैडल पॉइंट को फाइंड करने के लिए, एंड कैसे हम उससे सॉल्यूशन ऑफ गेम डिटरमाइन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।